ये आज का हम लोग का क्लास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पिछले क्लास में हो गया था मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, कॉज ऑफ चार्जिंग क्या होता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम लोग जैसे पढ़े थे, बाय इंडक्शन, बाय कनेक्शन या फिर और एक क्या था, बाय रबिंग। ये तीन प्रोसेस पढ़े। तो आज का हमारा क्लास होगा क्या, कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, या फिर इस कूलम्बिक फोर्स को बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो ये क्या होता है जनरली, इसमें जब बात करेंगे तो ये दो बॉडी पे लगा, दो चार्ज पे लगाया गया फोर्स है। इसको मान लीजिए Q1 चाहे Q2, ये दो चार्ज पे लगाया गया फोर्स है, जो कि इस फोर्स के द्वारा दोनों दो चार्ज बॉडी है, ये जब फोर्स लगाएगा तो चाहे वो दोनों अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा डैड, अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, रिपल्स करेगा, या फिर रिपल्स करेगा। यही फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, तो चलिए इसको हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका लेते हैं। इसका पूरा लॉ से स्टार्ट करके इसका पूरा स्केलर फॉर्म क्या होता है, कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कंटिन्यू करते हैं आज के क्लास पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड और कूलम्बिक फोर्स, ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं क्या है। चलिए, ये आज का टॉपिक है हमारा। तो इसी का ये हमारा समझाने के लिए आप लोग को रफ वर्क रहता है हमेशा, रफ वर्क के समझाने के लिए। इसका जब नोट करेंगे तो इसका नोट यहाँ से लिखेंगे क्या होता है। देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडी, बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। किस किस फोर्स को बोलेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज बॉडी में चाहे फोर्स लगेगा, उससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा चाहे रिपल्स होगा, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए ना, Q1 एक बॉडी है, एक बॉडी Q2 है, इसका बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा, उसको मान लीजिए ना R। ये देखिए, तो क्या हुआ, इससे हम लोग क्या, हम लोग निष्कर्ष मिला, तो क्या समझे इससे, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अगर आपको ये एग्जाम में पूछेगा तो डायरेक्ट 5 नंबर की पूछेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन पूछेगा। अगर वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म में अगर इसके साथ में पूछ दे कूलम्बिक लॉ, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए होगा। इट मीन्स, तो हम लोग इस बात से क्या समझे, इसमें हम लोग समझ रहे हैं द फोर्स में भी क्या होगा, देखिए ना, द फोर्स में भी पहला नंबर क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट चार्ज, टू डिफरेंट चार्ज, दो चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और क्या होगा सेकंड, देखिए रिपल्सिव, इट मीन रिपल्स, रिपल्सिव बिटवीन सेम चार्ज। ये क्या बोला, देखिए अट्रैक्शन, जब चार्ज होगा, ये चार्ज नेगेटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। लेकिन दोनों अगर सेम चार्ज होगा, ये अगर प्लस होगा, ये अगर प्लस होगा, तो दोनों में अगर प्लस होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा दोनों चार्ज में। तो वही चीज को रिपल्सिव बिटवीन सेम चार्ज, अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट, अगर दो डिफरेंट चार्ज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब बात करेगा दोनों सेम चार्ज का, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या फिर कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन था ये द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बात करेंगे कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, अब नेचुरल इलेक्ट्रोस्टैटिक तो जान गए हैं,
उसी का नाम भी है कूलम्बिक फोर्स। तो कूलम्बिक फोर्स को अब चलिए इसका डिफाइन पूरा ब्रीफ पढ़ेंगे ना। तो कूलम्बिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स, तो ये कूलम्बिक फोर्स होता क्या है? तो सेम चीज़ को डिफाइन करेंगे, इसको जैसे एक्सप्लेन करते जाएंगे वैसे आप लोग को इस जो डाउट होगा वो भी इसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए ना करते हैं एक्सप्लेन। कूलम्बिक फोर्स क्या होता है देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, the electrostatic force of attraction or repulsion यू है between two charge body bodies is क्या होगा? इसके लिए एक फिगर बना लीजिए पहले, यही इसका फिगर बनाइएगा। Q1 Q2 डिस्टेंस है R, इज क्या होगा पहला देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of magnitude of two charge bodies। दोनों चार्ज बॉडी का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज बॉडी। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? अगर फोर्स बढ़ेगा तो दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बढ़ेगा। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसका मतलब सिंपल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ बॉडी टू चार्ज बॉडी कहने का मतलब बोल रहा है अगर फोर्स बढ़ेगा तो क्या उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। और दूसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? उसके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है? आर है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको स्क्वायर का क्या होगा? फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मीन्स अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स घटेगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कीजिए, तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आएगा अभी वो हम लोग समझेंगे। तो कंबाइन करेंगे किसको? इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। चलिए कंबाइन करना था ना, तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब इसका बात करेंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट डालना पड़ेगा। चलिए ना कांस्टेंट डालेंगे, फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट डाले के मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, कांस्टेंट डाल दिए। तो यहाँ पर इसको डालेंगे कांस्टेंट क्या है, क्या बतला रहा है, लिखेंगे वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है? के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। जो यहाँ पे टर्म माने ना के कांस्टेंट, उसका ये डेफिनेशन, उसको क्यों माने? वेयर के इज क्या है? के क्या है? के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के माने इक्वलिटी का साइन लगा दी। अब समझिए क्या होता है। इन एसआई सिस्टम में क्या है? के का वैल्यू कुछ होगा ना। इन एसआई सिस्टम के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एसआई सिस्टम में बात करें तो के का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो क्या होगा? Therefore, F equal to
1/4π mod of Q1 mod of Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हो गया। तो अब इसके बाद देखिए फोर्स इक्वल टू 1/4π नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जनरली जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है 1/4π नॉट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हुआ। अब ये आया कहाँ से उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आया कहाँ से आया, तो ये एक रिलेशनशिप आता है जैसे कि ई आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। जब बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा एप्सिलॉन, ये क्या एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू क्या होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको हम लोग आगे बस जस्ट कूलम्ब्स लॉ के आगे वाले टॉपिक में इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन का लिखा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो सेम कहानी यहाँ लिख ली है हम लोग। तो क्या होगा चलिए देखते हैं, ये लिख लिया ना। तो अब देखिए इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में क्या होता है ई आर का जो वैल्यू होता है किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। इट मीन रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो क्या होगा चलिए देखते हैं ना। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो 1/4π इंटू 1 मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो क्या होगा इससे, तो F इक्वल टू क्या होगा 1/4π मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है दिस इज द कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म में। ये क्या है कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म में क्या है कूलम्ब्स लॉ है। तो दो वैल्यू है, इसको वैल्यू को याद कर लीजिए क्या होता है जनरली इन SI यूनिट 1/4π इक्वल टू क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और एक वैल्यू है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स कूलम्ब स्क्वायर मीटर इनवर्स 2। तो ये फॉर्मूला ये दो वैल्यू याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या होगा कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। तो ये कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म को सीखने के लिए वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है हमारे यहाँ कि कूलम्ब्स लॉ होता है क्या स्केलर फॉर्म में। चलिए बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म इसी का टॉपिक है। डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन है पूछेगा व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन इच इन स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म। डायरेक्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। चलिए इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं कूलम्ब्स लॉ का कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो कूलम्ब्स लॉ का बात करेंगे वेक्टर फॉर्म, यहाँ पर वही जगह बस हेडिंग डाल दीजिए ना कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स के स्केलर तो समझ गए, और वेक्टर में क्या होता है। तो वेक्टर में देखिए जनरली कुछ नहीं होगा, जनरली कुछ छोटा सा कहानी का बात है बस। इसमें एक ग्राफ देखिए ना, पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 3D ग्राफ है ना, जेड एक्सिस ये ओरिजिन है। यहाँ से यहाँ एक फोर्स मान लीजिए Q1, एक फोर्स यहाँ पे है Q2, दो फोर्स है। तो पोजीशन वेक्टर दोनों फोर्स का ये है R1 इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका है R2 है पोजीशन वेक्टर R2 है। तो जब ये फोर्स लगाएगा, अब इसको फिगर को ध्यान से देखिए, जब Q1 से Q2 की ओर फोर्स लगेगा, Q1 से Q2 की ओर फोर्स लगेगा
इसको मान लीजिए ए बी प्लेस किया गया है। जब Q1 से Q2 की ओर फोर्स लगेगा, इट मीन्स फोर्स किस पे लग रहा है, सेकेंड बॉडी में, किसकी वजह से, फर्स्ट बॉडी में। ये हो गया, इट मीन्स फोर्स एक्सर्ट बाय Q2 ड्यू टू Q1। इसका जब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बात करेंगे, यहाँ पे ये आएगा 1 से 2 की ओर बॉडी मूव कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे R12, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इसका क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। ये R2 माइनस R1 कहाँ से आए वो अभी तुरंत एक्सप्लेन करेंगे, पहले फिगर एक्सप्लेन कर लेते हैं ना। और हमारा नेक्स्ट यहाँ पर फोर्स लगेगा, देखिए Q1 से Q2 की ओर लगा तो हम लिखिए F21, तो इधर से भी तो लग सकता है, तो क्या लिखेंगे, चलिए क्या लिखेंगे देखते हैं। किस पे लग रहा है फोर्स, 1 पे, किसकी वजह से, 2 की वजह से, लिखिए। तो इसका भी तो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर के लिए, तो क्या होगा, 2 से 1 की ओर जा रहा है, इसको क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2। तो इसको देखिए, आप एक्सप्लेन, आपको वो चीज़ को हमको करना था तो हम उसको करते हैं एक्सप्लेन, क्या है क्या नहीं है। तो बात कर रहे थे, हमको एक्सप्लेन करना था ना कि ये R12 कहाँ से आया। तो 11th क्लास का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब बोला जाता है कि अगर दो वेक्टर का, जैसे ये एक पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर देखिए एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर बात कर रहा है, जब कोई दो वेक्टर को ऐसा रखा जाए जिसका एक का हेड, ये हेड हो गया और ये टेल हो गया, एक का हेड दूसरे का टेल को, इस वेक्टर का बात कर रहे हैं, इसका टेल हो गया ये, एक का हेड और एक का टेल टच करेगा तो उसका रिजल्टेंट होगा ये। इट मीन्स कहने का मतलब है R1 और R12 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, R2 मिलेगा। ये हम नहीं बोल रहे, ये 11th क्लास का टॉपिक है। तो क्या बोल रहा है, जब एक का हेड और एक का टेल टच करेगा उसका किसके बराबर होगा, उसका रिजल्टेंट के बराबर होगा, उसका तीसरा साइड। तो ये इसका हेड टच कर रहा है, इसका टेल टच कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कौन होगा, ये होगा। तो वही रिजल्टेंट ये होगा, तो हम क्या लिखा, R12 निकालना था। R12 को क्या लिख सकते हैं, आप देखिए R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, ये इधर चल जाएगा। तो बस सेम चीज़ की है, तो इसी को अब एक्सप्लेन करना है ना। तो चलिए बात करते हैं क्या दिया गया है, पहले उसी को लिखेंगे। लेट Q1 and Q2 are two rest charge placed at point A and B respectively, क्रमशानुसार रखा गया है पॉइंट को। Q1 और Q2 जो चार्ज दोनों को कहाँ रखा गया है, A और B प्लेस पे रखा गया है। तो बस एक्सप्लेन करते हैं, चलिए। तो R1 क्या है, R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 है। F21 क्या है, F21 ये वाला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स exerted by Q1 on Q2। Q1 की वजह से किस पे फोर्स लग रहा है, Q2 पे। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसको लिख लेते हैं। R12 क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या लिख सकते हैं, R12 को लिख सकते हैं हम लोग R2 माइनस R1। तो और एक फोर्स है ये हमारा, देखिए ना, F12, उसको लिखेंगे। चलिए F12 क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स exerted by EXER exerted by Q2 on Q1, Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स लग रहा है। तो R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था,
देखिए R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो इसको क्या लिख सकते हैं, R21 को लिख सकते हैं R1 माइनस R2 लिख सकते हैं जरूर। तो अब चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। क्या बात है कि आखिर इसमें वेक्टर फॉर्म जब बात किया कूलम्स लॉ की, वेक्टर फॉर्म में क्या बात है, क्यों इसको वेक्टर फॉर्म ही कहा गया, इसमें क्या न्यू ऐड होगा? कुछ नहीं होगा, चलिए बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या जानते हैं? कूलम्स लॉ में हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ के अनुसार। तो नया क्या टर्म ऐड हो रहा है, देखिए F21, इसका बात कर रहे हैं, इसका F21। तो क्या है F21, चलिए देखते हैं ना। इक्वल टू 1/4πε0 मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, R12। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था, देखिए F21 के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या था, R12, तो उसी को लिखे हैं R12 का स्क्वायर कहाँ से कहाँ है, अलोंग A टू B, A टू B, देखिए A से B की ओर जा रहा है। तो चलिए करते हैं इसको, यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं दीजिएगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, इसी को अरेंज करते हैं ना। F21 इक्वल टू 1/4πε0 मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई R12 का मोड का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर वाले टर्म का अगर मोड करेंगे इसी के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग मोड में लिख सकते हैं। अब मोड में कैसे लिखे उसको एक्सप्लेन करिए देते हैं। -3 को मोड में लिखते हैं तो क्या होता है, 3 होता है। उसी को हम लिखे हैं R12 का, अगर इसको वेक्टर में ऐसे लिखे हैं तो जब मोड से इसको बाहर निकालेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, बस ये बचेगा। यहाँ से वेक्टर का साइन भी हट जाएगा, बस ये बचेगा, बस ये वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। इनटू अलोंग A टू B है R12 का कैप 1 से 2 की ओर जा रहा है। और ये जो यूनिट वाला, जो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ये जो कैप दिख रहा है ये जो यूनिट वेक्टर है, तो ये आया कहाँ से उसको भी एक्सप्लेन करेंगे ना, बस तुरंत कर देंगे। F21 इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई R10 मोड का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आया कहाँ से, उसका भी यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर वे डिवाइड बाई मोड ऑफ वेक्टर, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये वेक्टर का ही फॉर्मूला है, क्लास 11 का टॉपिक, क्लास 11 का टॉपिक का ही ये फॉर्मूला है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R12 का वेक्टर R12 का मोड का वेक्टर, ये हम लोग लिख सकते हैं जरूर। F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है तो पावर ऐड होगा, तो क्या होगा R12 मोड का स्क्वायर, ये क्या जी हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1। F21 इक्वल टू 1/4πε0, सेम इसको भी करेंगे, मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का मोड का क्यूब इनटू R2 माइनस R1, ये हो गया। ये हमारा क्या था, वेक्टर फॉर्म है। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में बस इतना ध्यान रखना है कि स्केलर फॉर्म में डायरेक्शन नहीं होगा और वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या है, इसमें ये दर्शा दे रहा है कि हाँ इस यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्शन है। तो इसको क्या लिखेंगे, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, दिस इज द
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स exerted by Q1 on Q2, ई एक्स ई आर होगा, यहाँ पे आर डाल लीजिएगा। क्या इस फोर्स किससे है? Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लग रहा था उसी का एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया। तो ये हमारा एक साइड से हुआ ना, सिर्फ अभी F21 लिख रहा था, इसको लिखा सिमिलरली, इसको भी अभी एक सेम एज निकालेंगे F21 कैसे लिख लेगा चलिए देखते हैं। नाउ अगेन फिर से निकालेंगे ना अभी हम लोग। नाउ अभी मानने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में मान चुके हैं, सब कुछ मान चुके हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का सर क्या जानते हैं? F=1/4πε0 mod of Q1 mod of Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, हम लोग जानते हैं। तो देयरफॉर F12 निकालना था, क्या होगा? 1/4πε0 mod of Q1 mod of Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर इंटू अलोंग B2A। यहाँ पे देखिए फोर्स लग रहा है 1 पे, किसकी वजह से? 2 की वजह से फोर्स लग रहा है ना। फोर्स लग रहा है 1 पे, किसकी वजह से? 2 की वजह से। तो डायरेक्शन क्या होगा? 2 से 2 की वजह से फोर्स लग रहा था, किसकी वजह? 1 से। 2 से 1 क्यों डायरेक्शन था, तो इसको लिख सकते हैं F12 = 1/4πε0 mod of Q1 mod of Q2 R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप लिख सकते हैं। ये कैप को क्या लिख सकते हैं? तो क्या होगा? F12 = 1/4πε0 mod of Q1 mod of Q2, इसको लिख सकते हैं R21 का वेक्टर का स्क्वायर इंटू R21 का इसको वेक्टर लिख सकते हैं R21 मोड का। क्यों लिख सकते हो? हम पहले बता चुके थे, एक का इक्वल टू क्या होता है? एक वेक्टर इंटू वेक्टर का मोड, ये होता है रीजन, ये रीजन होता है। क्या होगा? F12 का वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? 1/4πε0 मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड, बेस सेम है तो क्या होगा? ऐड होगा F21 का मोड का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं? R1 - R2 लिख सकते हैं। F12 इक्वल टू क्या होगा? 1/4πε0 मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2, इसको भी ब्रेक करेंगे तो R1 - R2 मोड का क्यूब इंटू R1 - R2, ये हो गया। यहाँ पे भूल के भी मोड मत दीजिएगा, नहीं तो फिर डायरेक्शन नहीं रह जाएगा। ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स exerted by Q2 में एग्जर्ट हुआ किसके वजह से हुआ? ऑन Q1। कहाँ पे लगा फोर्स? Q1 में लगा, किसकी वजह से? Q2 की वजह से लगा फोर्स। तो इससे हम लोग क्या समझे? हेंस क्या समझे हम लोग इससे? हेंस इट इज क्लियर, इससे हम लोग को कुछ क्लियर हुआ ना। हेंस इट इज क्लियर डैट, क्या क्लियर हुआ हम लोग से? F21 का जो फोर्स था किसके बराबर था? F12 के बराबर, लेकिन क्या उसका डायरेक्शन डिफरेंट थे, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर हो गया? इट मीन्स ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, इसका डिस्टेंस है R। जब Q1 से Q2 के में लगेगा फोर्स तो क्या होगा? F21। और जब ये चार्ज की वजह से इसमें लगेगा फोर्स तो क्या होगा? F12। ये क्लियर हो गया? तो ये हमारा था पूरा कूलम्ब्स लॉ का। तो अगर एग्जाम में पाए तो ये हमारा पूरा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है तो क्या पूछ देगा? व्हाट इज कूलम्बिक फोर्स? COUL है, LO
व्हाट इज कूलम्बिक फोर्स, एक्सप्लेन स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म, एक्सप्लेन स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन का हमारा कूलम्बिक फोर्स क्या हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, स्केलर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारा आज का सेवा यहीं पे समाप्त करेंगे। हमारे नेक्स्ट क्लास में यूनिट देखेंगे, यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर हम लोग जो बात किए थे, ये बात किया था ना, E0 इक्वल टू E/R, ये कहाँ से आया, क्यों लिख रहे थे, ये चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। चलिए आज का सेवा यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।